सभी ज्ञानवान और मेहनत का श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए तत्व, यौगिक और मिश्रण से संबंधित बहुत प्रश्नों को लाया हूँ। और कभी कभी आपको लगेगा कि सर एक जैसी बातें रिपीट हो रही हैं, एक जैसी नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रश्न की थोड़ी सी भाषा में अंतर करने से आप भ्रमित कभी कभी हो जाते हैं, इसलिए आप कभी इन प्रश्नों को ना भूलें। इसलिए मैंने जितने भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न मुझे मिले इधर उधर से, उन सब का मैंने संग्रह किया है और पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन मैंने बनाकर या इधर उधर से लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आशा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मैंने इसमें कुछ अधिक पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं तत्व यौगिक मिश्रण बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, इसका जो दूसरा भाग है वो मैं मतलब ये तो पहला भाग है, इसमें काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और इसी का जो दूसरा भाग होगा वो मिश्रणों से संबंधित होगा। अर्थात विभिन्न प्रकार के पदार्थ यदि परस्पर मिला दिए जाएं तो उनको हम कैसे अलग करेंगे, उसका मैंने दूसरा भाग मैं बनाऊंगा। तो आप देखिए इस पहले भाग को। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तब भी निसंकोच आप बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अब मैं आगे नहीं कहूँगा आपको क्या करना है। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है भाई। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मानव शरीर में? तो देखिए तत्व कौन सा है भाई? ऑक्सीजन। इनमें जो दिया गया है उनमें ऑक्सीजन ही सर्वाधिक है। ठीक है भाई, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो काम चल ही नहीं सकता। तो फिर से ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न तीसरा, कौन सा धातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब कमरे के ताप पर ऐसा कौन सा धात्विक पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो देखिए ब्रोमीन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। समझ ही गए होंगे, बहुत सरल प्रश्न है, हाइड्रोजन। तो देखिए अब पांचवा, देखिए आप ध्यान रखें कि मैंने कुछ प्रश्न इंग्लिश मीडियम से, कुछ हिंदी मीडियम से लिए हैं। अब चूंकि मैं पढ़ा हिंदी मीडियम में रहा हूँ तो समस्या तो कोई होनी नहीं है, बाकी की साइंस तो सबके समझ में आई जाती है, मीडियम का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो देखिए फिफ्थ प्रश्न पर आप देखिए, खाली जगह इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। समझ में आ गई ना? भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक ऐसा कौन सा तत्व है भाई? वही ऑक्सीजन है, उसी का। ठीक है, अब ये जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न था उसी का ये अनुवाद मान लीजिए। अब देखिए छठा प्रश्न, ऑल प्योर सब्सटेंस है। ध्यान रखना, प्योर सब्सटेंस की बात, अर्थात शुद्ध द्रव्यों की जब बात करेंगे तो तत्व और यौगिक दोनों ही क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। अर्थात एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में, ठीक है, संयोग करके और यौगिक बनाते हैं भाई। दो या दो से अधिक तत्व जब किसी एक निश्चित डेफिनेट रेशो में मिलकर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, बंधनों के द्वारा संयोग करके जब नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम यौगिक बोलते हैं। तो देखिए ऑल प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम फिजिकल स्टेट, द सेम कलर, द सेम कंपोजिशन, द डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी की एक विशेष तरह की, हर यौगिक की और हर तत्व की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं भाई। शुगर इज ए कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो शुगर अर्थात चीनी एक यौगिक है
जिसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए चीनी का अगर अणुसूत्र आपको याद हो C12H22O11, ये चीनी का क्या है, अणुसूत्र है। तो देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अब 8वां प्रश्न, एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ। तो देखिए ये तो सीधे सीधे यौगिक की परिभाषा हो गई कि जब विभिन्न प्रकार के तत्व परस्पर किसी एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो यौगिक की अंग्रेजी क्या है, कंपाउंड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फिर वही आ गया। तो मैंने हर तरह के, देखो आप ये मत कहना सर एक ही तरह के प्रश्न आप बार बार क्यों ले रहे हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और हम अति उत्साह में कहें या अति आत्मविश्वास में इन छोटे छोटे प्रश्नों को नहीं पढ़ते और भाषात्मक ना मतलब समझ ना होने के कारण और हम गलत करके आ जाते हैं। तो आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए और सब्र रखिए, आपको कठिन प्रश्नों की ओर मैं ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड, केमिकली कंबाइंड रासायनिक रूप से मिलकर एक निश्चित अनुपात में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड क्या है, ए में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़िए, हाउ इज ए मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। अब यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। देखिए यौगिक में तो 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, ध्यान रखना। और मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में संयोग कर लेते हैं और संयोग क्या करते हैं, वो भौतिक रूप से मिल जाते हैं। जैसे चीनी और नमक का घोल मिला दिया हमने, या चीनी और नमक वैसे ठोस अवस्था में मिला दिया। चाय जब हम बनाते हैं तो उसमें दूध भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, चाय भी डालते हैं। तो इनमें कोई विशेष अनुपात की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर 2:1 में नहीं मिलाएंगे तो पानी नहीं बनेगा। लेकिन चाय के साथ ऐसा नहीं है, आप चीनी ज़्यादा मिला सकते हैं, दूध कमती वर्ती कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यौगिक में तो 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं। जबकि मिश्रण में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, भौतिक संयोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, पानी द्रव बन गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसमें होता नहीं है। हाँ, मिक्सचर के जो पदार्थ हैं उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, सॉरी उसके कंपाउंड के। लेकिन मिक्सचर के जो पदार्थ हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उनको हम भौतिक विधियों से ही आसानी से अलग कर सकते हैं। तो देखिए हाउ इज ए मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। अब इसमें पढ़ के देखते हैं कि कैसे अलग कर सकते हैं हम एक मिश्रण को किसी यौगिक से। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फॉर्म ए मिक्सचर। ये तो बात कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ मिक्सचर बन सकता है, ठोस भी बना सकते हैं, द्रव भी बना सकते हैं और गैस, ये सब मिलके आपस में मिश्रण बना सकते हैं। सही है बात, पर यहाँ तो अंतर पूछ रहा है भाई, कैसे अंतर कर सकते हैं। मिक्सचर्स आर कॉमनली फाउंड इन नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। फिर पर यहाँ यौगिक से बिल्कुल अलग बात क्या है, ये बात अभी नहीं आई है भाई, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स तो मिलके नहीं और गैसेस मिलके तो यौगिक भी बना देते हैं। तो इसमें मिक्सचर और यौगिक की अलग बात कहाँ है। अब तीसरा पढ़िए, मिक्सचर्स हैव 2 और मोर कंपोनेंट्स। मिक्सचर में भी होते हैं 2 या 2 से अधिक घटक और तुम्हारे कंपाउंड में भी होते हैं, अर्थात मिश्रण और यौगिक दोनों में 2 या 2 से अधिक घटक होते हैं। फोर्थ पढ़िए कि ईच सब्सटेंस इन मिक्सचर्स कीप्स मोस्ट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल सही बात है कि मिश्रण में जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं 2 या 2 से अधिक, वो अपना गुण नहीं त्यागते। जैसे चीनी में मैं इसको और दूसरे रूप से बताता हूँ। जैसे चाय में आपने दूध मिलाया तो दूध भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं त्यागेगा। चीनी मिलाई मिठास देगी निश्चित है, इलायची मिलाई वो खुशबू देगी। तो मिश्रण में क्या होता है, जितने भी पदार्थों के संयोग से या मिलने से जो मिश्रण बनाए उन सबके अपने अपने गुणधर्म अलग अलग देखे जा सकते हैं। लेकिन यौगिक अगर बन गया तो फिर वो गुण नहीं आएंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बना दिया
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण पानी में नहीं है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ। तो देखिए धातु, नॉन मेटल्स अधातु एंड मेटेलॉइड्स उपधातु किसकी विशेषताएं भाई? देखिए तत्वों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु में। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? तत्वों की। और तत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कहाँ हैं? डी। हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ क्या प्रयोग की जाती है? हाँ, ऑक्सीजन को प्योर नहीं देते, उसके साथ हीलियम मिला के देते हैं। ठीक है, तो हीलियम इसमें आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको तो बहुत आसान प्रश्न आपको लग ही रहा होगा कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तांबा, चाय, मृदा, हवा। देखिए चाय मिश्रण है, मृदा भी मिश्रण है क्योंकि अनेकों प्रकार के इसमें तत्व या यौगिक मिलते हैं। हवा तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है ही। तांबा क्या है? एलिमेंट है, तत्व है, और तत्व हमेशा शुद्ध होता है क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य परमाणु इसमें नहीं मिल सकते, इसलिए तांबा शुद्ध है भाई। तो ए हो जाएगा। ध्यान रखना, तत्व और यौगिक कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। 14वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय होना चाहिए। चांदी तो क्रिस्टलीय भाई। तांबा नहीं है, कांच है अक्रिस्टलीय पदार्थ। सोडियम क्लोराइड तो ठीक है भाई, क्रिस्टलीय है। अब देखिए 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? प्लास्टिक अक्रिस्टलीय है, रबर अक्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए। अब जहां बात करते हैं ना परमाणु की, और डाल्टन को श्रेय दिया जाता है भाई। पहले उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, 1803 में दी थी, प्रकाशित हालांकि 1808 में हुई थी। लेकिन भाई हमारे महर्षियों की भी तो सुन लीजिए। महर्षि कणाद ने ईसा से भी 500 वर्ष पूर्व ये बता दिया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हालांकि उन्होंने परमाणु नाम नहीं दिया था, इसको कण शब्द कहा था। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दे दी थी? 500 ईसा पूर्व ही दे दी थी। लेकिन हमारे पूर्वजों को श्रेय क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि भाई हम गुलाम थे उस समय, और हमारी जानकारियाँ बाहर नहीं जाती थी तो अपने नाम से जाती थी। तो देखिए ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? आप परमाणुकता जानते हैं आप, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? हम परमाणुकता बोलते हैं। अब ओजोन का जो अणु सूत्र है वो क्या है? O3 है। अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। तो ओजोन की परमाणुकता कितनी हुई? 3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? ठोस नहीं होना चाहिए। नमक ठोस है, फिटकरी ठोस है, नौसादर ठोस है। तो कौन नहीं है ठोस? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन गैस है भाई। अब 19वां प्रश्न देखिए, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है, द्रव ठोस में बदलता है, वो क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक है, पानी जम जाता है 0 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, द्रव से ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या है? इसका हिमांक है। तो गलनांक, गलता है ना, अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में आता है। क्वथनांक, द्रव अवस्था से भाप वाष्प अवस्था में आता है। अर्थात वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलता है, वह तापक्रम क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ऐसी गलनांक क्या है? जब कोई ठोस द्रव अवस्था में आता है जिस तापक्रम पर, वो गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ द्रव अवस्था से ठोस में बदलता है, वो क्या कहलाता है? हिमांक। हिमांक माने बर्फ में जमना, हिम माने बर्फ, है ना, बर्फ बनने का अंक। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? पानी। पानी तो यौगिक है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में रासायनिक संयोग करके पानी का निर्माण करते हैं। लोहा Fe तत्व है, नमक
यौगिक है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन 1:1 में रासायनिक संयोग करके बनाते हैं। पीतल, पीतल क्या है भाई? मिश्रण है। अब पीतल मिश्रण है, ठीक है भाई। पीतल किसका है भाई? कॉपर और जिंक का। किसका? Cu+Zn का। ध्यान रखना भाई, पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। इसी तरह अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि साहब स्टील किसका है? स्टील होती है ना, स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर बनी होती है। और जैसे स्टील में लिख देता हूँ, चलिए, स्टील होता है लोहा प्लस कार्बन, Fe+C। इसी तरह अगर मैं पूछूं स्टेनलेस स्टील, तो जिसमें बर्तन आते हैं हमारे, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? सोच के बताइए आप मुझे। स्टेनलेस स्टील होता है Fe निकिल और क्रोमियम, लोहा निकिल और क्रोमियम का। तो देखिए स्टेनलेस स्टील होता है Fe प्लस निकिल प्लस क्रोमियम का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। चलो आगे और हम बताते चलेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वायु क्या है? आप जानते हैं वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, क्योंकि भाई मिश्रण है, निश्चित अनुपात। आप कहेंगे साहब ऑक्सीजन 16% पाई जाती है, नाइट्रोजन इतने % पाई जाती है, आर्गन। अरे भाई इनके अलावा भी तो अनेकों गैसें, इसमें जल वाष्प भी पाई जाती है, इसमें धूल के कण भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, न जाने कितनी गैसें हैं जो अपशिष्ट के रूप में मिलती रहती हैं। तो इनका अनुपात बदलता रहता है, इसलिए कांस्टेंट रेशो नहीं है, एक निश्चित अनुपात नहीं है वायु में गैसों का। इसलिए वायु क्या है? मिक्सचर है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हियर नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, कांसा मिश्र धातु है भाई। अभी बताएंगे किसका? एल्युमिनियम तत्व है, क्योंकि एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के ही परमाणु पाए जा रहे हैं। मरकरी Hg तत्व है, तो ये तो दोनों तत्व हुए भाई। सोडियम भी क्या है? तत्व। और ये क्या है भाई? मिश्र धातु कांसा, ठीक है, ये मिश्र धातु है। अब ये किसकी मिश्र धातु है भाई? कांसा। कांसा होता है टिन, कॉपर और टिन का। किसका? कॉपर और टिन का होता है। तो कांसा होता है भाई, इसको लिख देता हूँ, कांसा कॉपर प्लस टिन, ठीक है, Cu+Sn का मिश्र धातु होती है भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? चीनी, अभी बताया था चीनी यौगिक है भाई। C12H22O11 सीमेंट मिक्सचर है भाई, इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, टूथपेस्ट भी नहीं है, ये भी मिश्रण है। कोल्ड ड्रिंक भी मिश्रण है, ठीक है। तो चीनी क्या है? यौगिक है। और इसका रासायनिक जो सूत्र कहें या अणुसूत्र बोले वो क्या है? C12H22O11, ठीक है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इस चीनी में? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में? 12:22:11। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 12:22:11 में रासायनिक संयोग करके चीनी का निर्माण करते हैं। तो चीनी क्या है? एक यौगिक है, याद रहेगा ना। चलिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात कितना है? तो देखिए, जल H2O, अब हाइड्रोजन का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना है भाई? 2 हो जाएगा। एक परमाणु का 1 तो 2 है, तो ये 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है। अनुपात निकाल लीजिए, 1:8। तो D इज द करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान रखना, यहाँ भार के आधार पर अनुपात पूछा है, संख्या के आधार पर नहीं। संख्या के आधार पर तो क्या हो जाता? 2:1। परमाणुओं की संख्या के आधार पर अनुपात पूछता तो पानी में। यहाँ भार के आधार पर पूछा है, तो द्रव्यमान संख्या आपको निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो H2 के कारण 2 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का ही द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो देखिए अगला, विभिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर प्राप्त होता है। अब तो रट गई होगी ना परिभाषा भाई।
तो विभिन्न तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब आप कहेंगे सर बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए ये मिश्रण के दो भाग है, बिस्मांगी और समांगी। ऐसा मिश्रण जिसमें जो मिले हुए पदार्थ हैं उनको विभेद करना बहुत आसान नहीं हो, अर्थात हम आंखों से देखकर पता, जैसे दूध में चीनी मिलाई तो आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन नमक और चीनी मिला दें तो आप पता लगा सकते हैं आंखों से। तो नमक और चीनी का मिश्रण तो क्या है भाई? बिस्मांगी है, जिसमें जो पदार्थ मिले हुए हैं ना भौतिक रूप से, उनको हम देखकर पता लगा सकते हैं, अर्थात बहुत अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए हों तो वो बिस्मांगी है। और बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, अर्थात हम नंगी आंखों से देखकर आसानी से पता ना लगा सकें कि भाई कौन सा पदार्थ कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम समांगी मिश्रण। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। कॉपर सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? ये याद होना चाहिए। कॉपर की खोज कहाँ हुई थी? साइप्रस में हुई थी भाई। तो साइप्रस ए में, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 27वां प्रश्न, निम्न अधातुओं में से एक परमाणु कौन है? तो मैं देखिए परमाणुकता की परिभाषा अभी बताई थी आपको। परमाणुकता की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अर्थात एक अणु में, जैसे मैंने बताया था ना अभी, ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र है वो O2 है, अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हुई? 2 हुई। इसी तरह अभी बताया था कि ओजोन की परमाणुकता कितनी हुई? 3। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होगी? 2। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन की तो 2 होती है, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2, तो इसकी भी परमाणुकता कितनी हो गई? 2। क्लोरीन, इसका भी सूत्र Cl2 होता है, तो परमाणुकता कितनी हो गई? 2। आर्गन Ar, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 1। तो इसमें पूछ क्या रहा था? एक परमाणु कौन है? आर्गन। बाकी के सब क्या थे इसमें? 2 परमाणु। अब देखिए 28वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? द्रव्यमान संख्या के आधार पर पूछ रहा है, नहीं तो 1:2 सीधे सीधे हो जाता भाई। देखिए तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र हुआ CO2, तो कार्बन के कितने? 12 अनुपात O2 का मतलब 16 दूनी 32 भाई, एक का ऑक्सीजन का 16, तो 2 के कितने हो जाएंगे? 32। अनुपात 4 से निकाल दिए, 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 कहाँ है? ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न, देखिए नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहेंगे? अभी बता रहा था, नमक और चीनी का जो मिश्रण है, तो सीधी सी बात है बिस्मांगी या समांगी मिश्रण। ठीक है, तो अब देखिए समांगी में तो जो मिश्रण बना रहे हैं उन पदार्थों को विभेद करना आंखों से संभव नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं और हम आसानी से उनके संगठन पदार्थों को नहीं बता सकते, लेकिन बिस्मांगी में हम बता सकते हैं। और नमक और चीनी का मिश्रण तो हम आसानी से बता देंगे भाई, कि देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये नमक का क्रिस्टल है या चीनी का क्रिस्टल है। तो ये कौन सा होगा? बिस्मांगी मिश्रण होगा। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो देखिए पीतल, अभी बताया था, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। हीरा एक तत्व है कार्बन का, ठीक है, ध्यान रखना, ये मिश्र धातु, ये मतलब मिश्रण कह सकते हैं इनको। और हीरा क्या है? तत्व है। और रेत का अणुसूत्र क्या है? SiO2, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन 1:2 में मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो रेत क्या है? एक यौगिक है, अर्थात कंपाउंड है। बारूद होता है, बारूद एक मिश्रण होता है भाई। अब इसमें क्या होता है? बारूद एक मिश्रण होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सोरा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, और इसमें सल्फर होता है और चारकोल या कार्बन कह सकते हैं इसको हम, कार्बन, ठीक है, इनका मिश्रण होता है बारूद। ठीक है, किसका? पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सोरा बोलते हैं, सल्फर गंधक, और चारकोल कहते हैं या कार्बन कहते हैं, ठीक है, तो इनका मिश्रण होता है। तो बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे महर्षि कणाद ने। ठीक है,
तो सी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने सर्वप्रथम विश्व को बता दिया था। कब बताया था? ये प्रश्न अभी आया था 500 ईसा पूर्व। उन्होंने बता दिया था कि प्रत्येक जो पदार्थ है विश्व का वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, कोयला क्या है? कोयला क्या है? कार्बन है। और कार्बन क्या है? एक तत्व है। ठीक है, तो देखिए यौगिक नहीं है, मिश्रण भी नहीं है, उपधातु भी नहीं है, तत्व है। कार्बन इज एन एलिमेंट। तो देखिए, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यौगिक पूछ रहा है। वायु मिश्रण है, पारा तत्व है, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में रासायनिक संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं, इसलिए क्या है? एक यौगिक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए 35वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो भाई देखो, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1803 में। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ था? 1808 में। 36वां प्रश्न, ब्लीचिंग चूर्ण है। अब ब्लीचिंग चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, अनुसूत्र क्या है? CaOCl2, जिसको हम सामान्यतः कैसे लिखते हैं? CaOCl और Cl। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक यौगिक हुआ भाई, जिसमें कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। ये तो भाई आपको अच्छी तरह से याद है। कितना होता है? एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, निम्न में से 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? भाई दोनों उपधातु हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये प्रश्न भी अच्छा है कि निम्न में से 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? संसार में सबसे ज्यादा यौगिक किन 2 तत्वों से तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो इसमें ए ऑप्शन में ही मिल गया, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 40वां प्रश्न, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े की स्याही और जंग के धब्बों, मतलब लोहे से अगर कोई धब्बा लग जाए, चाहे वो जंग का ना धब्बा हो या कोई अन्य हो, तो उसको मिटाने के लिए एक विशेष अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, तो ये तो आपको पता है, ये हीलियम। ठीक है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है। देखिए 42वां प्रश्न, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोल्ड ड्रिंक पीने का अंधानुकरण युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा कर रही है, और पता होना चाहिए उसका खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। तो मैं बता देता हूँ आपके लिए, अगर नहीं पता है तो वो फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। तो ये कहाँ है? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, हाँ अब यहाँ आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स? तो यहाँ एलिमेंट की परिभाषा आपको, अर्थात तत्व की परिभाषा पता होनी चाहिए। अर्थात वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स देखिए, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र को अगर ध्यान से देखें तो इसमें नीला और लाल 2 परमाणु हैं। इसका मतलब ये तो क्या है? कोई यौगिक है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें निश्चित 1:1 में मिलकर ये पदार्थ बन रहा है। तो इस चित्र को अगर देखें ए वाले को, तो ये तो क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है।
ये कंपाउंड के रूप में है यौगिक। ठीक है, इसमें 1:1 में ये दो पदार्थ मिलकर बने हुए हैं। अब चूंकि उसमें बहुत से अणु होंगे, परमाणु होंगे। अब देखिए इसमें देखिए एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ये भी तत्व है। और देखिए डी वाला ये भी एलिमेंट है या तत्व है। अब यहाँ देखिए ये मिक्सचर है भाई, ये मिश्रण है। क्यों है कि कुछ तो इसमें निश्चित अनुपात में, जैसे 2:1 में, 2:1 में, 2:1 में, और ये अलग है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये क्या है, मिश्रण है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी और डी। अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं बी एंड डी, तो ये आंसर सही हो जाएगा। हियर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इसमें से पूछ रहा है यौगिक कौन सा है। तो यौगिक देखिए सोडियम तत्व है, सॉरी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन तत्व है, ये सोडियम तत्व है, पोटेशियम तत्व है, नाइट्रियम, और इसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम, HCl। ये क्या है भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 में मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, देखिए ध्यान से पढ़ना, इसमें एन और इसमें खाली जगह है, इसमें भरना है आंसर। इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर। अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिसको और छोटे छोटे कणों में विभक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, NaCl। इसको तो तोड़ सकते हैं भाई, वाटर इसको भी तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, अरे ये भी H2O लिख दिया, थोड़ा गलती है, चलो और एलिमेंट, तत्व, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है भाई, और परमाणु का विभाजन संभव नहीं उन दिनों की बात है, अब तो बहुत से कणों में कण और एंटी कण हैं। ठीक है, तो बी यहाँ सबसे अच्छा आंसर है। तो देखिए 46 पृष्ठ पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। फिर तत्व आपको छांट के बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड अर्थात यौगिक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1 में भाई ये भी यौगिक है, H2O यौगिक है, Ne तत्व है, एक ही प्रकार के परमाणु। 47वां देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ना है आप। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ABCD एंड E फॉर ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब ए में क्या दिया हुआ है, चौक। चौक का वास्तव में जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए पहला आंसर देखिए, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। वह तत्व बताना है जो भूपर्पटी में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर वातावरण में पाया जाता है, एंड ह्यूमन बॉडी और हमारे शरीर में भी पाया जाता है। तो वो तत्व कौन सा है, बहुत आसान है, पहले 2-3 प्रश्न आए थे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी की परपटी में, भूपर्पटी में पाया जाता है, वातावरण में भी खूब पाई जाती है, नाइट्रोजन के बाद नंबर 2 गैस है, और हमारे शरीर में तो पाई जाती है। तो ये तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये यहाँ से बी, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑक्सीजन वाला। द केमिकल नेम फॉर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये तो लाफिंग गैस का सूत्र है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है, ई। तो दूसरे के की जो मैचिंग होगी किसके साथ होगी, ई के साथ। ठीक है, अगला देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। ऐसा यौगिक बताना है जिसमें कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो और कार्बन हो। तो ऐसा कौन सा है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका नाम है, चौक का। ठीक है, तो ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चौक। ए मेटेलॉइड, मेटेलॉइड बोलते हैं उपधातु, उपधातु। और उपधातु कौन सी है भाई, आप बताइए, याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सिलिकॉन। और सिलिकॉन कौन सा है, नंबर C। ठीक है भाई, तो उपधातु कौन सी है, सिलिकॉन। अब आगे एक और है, ये नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। ऐसी अधातु बतानी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमीन है भाई। बाकी की जितनी भी उपधातुएं वे सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अधातु, सॉरी उपधातु नहीं, अधातु। नॉन मेटल क्या है, अधातु। उपधातु तो मेटेलॉइड होती हैं जो ठोस अवस्था में
ज़्यादातर पाई जाती हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में कौन पाई जाती है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन कहाँ है भाई? ये रही डी। तो पांचवी के साथ मैचिंग किसकी होगी? डी की होगी। तो देखिए प्रश्न संख्या 48, नेम द फॉलोइंग। पहला प्रश्न है द नॉन सब्लिमिल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम नाइट्रेट। आपके पास दो पदार्थ हैं, आयोडीन और पोटेशियम नाइट्रेट। इस मिश्रण में से आपको वो पदार्थ बताना है जो नॉन सब्लिमिल अर्थात जो ऊर्ध्वपातज नहीं है। अब ऊर्ध्वपातज कौन से पदार्थ हैं? तो ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें अगर हम गर्म करें तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। सामान्य नियम क्या है? अगर किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा और फिर और गर्म अगर उसको करें तो वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आता है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे आयोडीन, कपूर, नौसादर और नेप्थलीन, कौन कौन से? आयोडीन, कपूर, नौसादर और नेप्थलीन, ये कैसे हैं भाई? इनको अगर हम गर्म करें तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको आसान बहुत होता है इनको अलग करना। ठीक है, अगर एक ऐसा पदार्थ हो ऊर्ध्वपातज और एक जो ऊर्ध्वपातज नहीं हो, तो इसमें से केवल आपको कौन सा बताना है जो ऊर्ध्वपातज नहीं है? तो आयोडीन तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। चार ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन से? आयोडीन, कपूर, नौसादर और नेप्थलीन। तो पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है द हैवियर लिक्विड कंपोनेंट फ्रॉम मरकरी इन वाटर। आपको हैवी मतलब घनत्व किसका ज़्यादा है? मरकरी पारे का या पानी का? तो इसमें पारा आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मरकरी आ जाएगा आंसर। इसी तरह तीसरे में देखिए द लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट फ्रॉम मेथिल एल्कोहल इन वाटर। अब इसमें से किसका क्वथनांक कम है? पानी का या मेथिल एल्कोहल का? मेथिल एल्कोहल का। ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल आंसर आ जाएगा। द कंपाउंड कंटेनिंग 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उस पदार्थ का नाम आपको बताना है जिसमें एक परमाणु सल्फर का और दो ऑक्सीजन के एक सल्फर का। तो वो कौन सा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। एन एसिड हुज फॉर्मूला इज H2CO3। वो अम्ल जिसका सूत्र H2CO3 है, वो कौन सा अम्ल है भाई? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है भाई, फिफ्थ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब देखिए 49। अब देखिए 49वें प्रश्न में मैंने क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न लिख दिए हैं जो जिनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं कई प्रश्न बनाता है तो टाइम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। इसमें ऑप्शन भी नहीं देने की ज़रूरत है भाई। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एन खाली जगह इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एटम। वैसे भी दिख रहा है ना, एन एटम। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? एटम। अगला देखिए, ए प्योर सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 और मोर एटम्स। एक शुद्ध पदार्थ या द्रव्य जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों, कंबाइंड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ संयोग करके हों, इन्हें रेशो, कैसे रेशो में? डेफिनेट रेशो में, है ना, निश्चित अनुपात में। तो इसमें आ जाएगा डेफिनेट। इसमें आंसर क्या आएगा भाई? खाली जगह में डेफिनेट। रेशो में संयोग करें तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड। COMPOUND। और हिंदी इसका अनुवाद करें तो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में, तो यहाँ तो निश्चित आ जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब देखिए तीसरा देखें, खाली जगह आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो वे कण आपको बताने जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं वो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी पदार्थ की नाभिक में उपस्थित
कण हैं। चौथा देखिए, चलो यहाँ देख लेते हैं, हाँ चौथा और पांचवा एक साथ आ जाएंगे। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में कैन नॉट हैव मोर देन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तो अष्टक नियम आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो मोर देन 8 आ जाएगा आंसर इसमें। तो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। पांचवा देखिए, एन एलिमेंट विच एग्जिबिट्स मोर देन वैलेंसी इज सेड टू एग्जिबिट, हाँ ऐसे पदार्थ देखिए, ज़्यादातर पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उनकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी एक से अधिक वैलेंसी होती है भाई, वो क्या कहलाते हैं, परिवर्तनशील संयोजी पदार्थ कहलाते हैं। वही बात है, एन एलिमेंट विच एग्जिबिट्स मोर देन 1 वैलेंसी, तो मोर देन 1 वैलेंसी इज सेड टू एग्जिबिट वेरिएबल, परिवर्तनशील। ठीक है भाई, अब चलते हैं 6 और 7 पर। देखिए, मेटल्स हैव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नॉन मेटल, हम जानते हैं जितनी भी धातुएं उनकी वे कैसे हैं, सब धन संयोजी हैं, तो वो क्या आ जाएंगे यहाँ, पॉजिटिव। मेटल्स हैव इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है, धन संयोजी होती हैं धातुएं। एंड नॉन मेटल्स, और जो अधातुएं वो सब कैसी होती हैं, ऋण संयोजी, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए धन संयोजी जितनी भी धातुएं, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, तो ये सब क्या है, धातुएं। और अधातु में देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, सल्फर S-2, ठीक है, तो ये सब अधातुएं, इनकी सब कैसी होती है, नेगेटिव बैलेंसी होती है। अब देखिए 7वां प्रश्न देखिए, ए सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अर्थात अवकारक या क्रियाकारक। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, रिएक्टेंट। क्रियाकारक बोलें या अविकारक बोलें, कुछ भी कह दीजिए हिंदी में, क्रियाकारक या अविकारक, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, क्रियाकारक या अविकारक, अंग्रेजी में रिएक्टेंट। चलिए 8वां और 9वां एक साथ ले लेते हैं। नॉन मेटल्स इंटर इनटू ए केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, सही बात है। अब चूंकि जितनी भी अधातुएं वे सब ऋण संयोजी हैं, और ऋण संयोजी पदार्थ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे बाह्यतम कोष में। तो नॉन मेटल्स इंटर इनटू ए केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो एक्सेप्टिंग, बाय एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखिए, एन इज ए चार्ज एटम, अगर कोई परमाणु आवेश है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयन बोलते हैं। एन आयन इज ए चार्ज एटम, ठीक है भाई। एन इक्वेशन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज कॉल्ड, देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के माध्यम से हम लिखते हैं, और एरो जो तीर का निशान लगाते हैं ना बीच में, उसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण, वही पूछ रहा है। एन इक्वेशन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज कॉल्ड ए, संतुलित समीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, तो हाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए 11वां और 12वां एक साथ में ले लेता हूं। द इज ए डेंस बॉडी इन द सेंटर ऑफ एवरी एटम, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में कौन सा भाग सघन होता है, नाभिक। ठीक है, जहां परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, तो आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियस, नाभिक। तो हिंदी में लिखूं अंग्रेजी, चलो अंग्रेजी में लिख देता हूं, न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक।
अब देखिए, ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी अधातु बतानी है हमें, ठीक है, जो ऊष्मा और विद्युत का चालक है। वो कौन है भाई? चलो बता देता हूं मैं। कार्बन का अपर रूप है, कौन सा? कार्बन के 2-3 अपर रूप ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हीरा, जेम, है ना, रत्नों में आता है भाई, जो गहनों के काम आता है, और कांच काटने की, पेंसिल बनाने के काम आता है ना। और ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, जो जिसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। अब देखिए 13 और 14। देखिए इसमें दो रिक्त स्थान एक साथ हैं। एंड आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तो मैंने बता दिया, कई बार आ गया भाई। क्या कौन कौन से? एलिमेंट, तत्व और यौगिक, दोनों ही को हम शुद्ध पदार्थ मानते हैं। तो एलिमेंट, तत्व एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, COM मतलब तत्व और यौगिक, कैसे हैं? शुद्ध पदार्थ हैं भाई। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स। अगर किसी यौगिक को हम उसके प्रतीक के द्वारा व्यक्त करें तो वो क्या कहलाएगा? उसका केमिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? रासायनिक सूत्र कहलाएगा भाई। केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है, चलो, केमिकल फॉर्मूला इसमें कहलाएगा। और चलिए अब देखिए 15वां है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू एंड ड्रॉन इनटू। तो मेटल्स की विशेषता है कि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात इनको पीट पीट कर बहुत पतली पतली सीटें इनकी बनाई जाती हैं, ठीक है। धातुओं का ये गुण है भाई। सबसे ज़्यादा कौन सी? सोना और चांदी, तांबा। तो इसका मतलब थिन सीट्स, ये यहाँ क्या आ जाएगा भाई? थिन सीट्स, पतली सीटों में पीट पीट कर बदला जा सकता है। और ड्रोन, और उनके तार बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब खींचने का, तन्यता का गुण भी होता है, अर्थात इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने से अगर कोई चतुर सुनार हो ना, तो वो लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ना। तो एंड थिन वायर्स, तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स।